नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आप एक झूठ बोलने वाले राजा की कहानी सुनेंगे। अपने आप को बड़ा बताने के लिए, वीर बहादुर योग्य बताने के लिए एक बार जंगल में राजा को झूठी कहानी बनानी पड़ जाती है। उसी झूठी कहानी के ऊपर वह फंसता चला जाता है और अंत के अंदर एक दयालु संत उसको उस कहानी से बाहर निकालते हैं और वह पे बड़ा ही खुश होता है। कहानी बहुत रोचक है। आप इस वीडियो को जब आधा सुन लेंगे तो ये वीडियो ऐसा है कि आप इसको कई बार सुनेंगे। किस प्रकार से राजा झूठी कहानी बनाते हुए फंसता है कि उसको आगे का रास्ता ही नहीं मिलता, कहानी में वह क्या जोड़े। लेकिन परिस्थितियाँ और समय कहानी को ऐसा मोड़ देने वाली हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कोई एक पुराने समय में एक राजा था। उसको अपना गुणगान सुनने की बहुत आदत थी। केवल उसमें एक ही विशेषता थी कि वह राजा का बेटा था, इसलिए राजा उसको बनना था। और इसके अलावा इसके अंदर कोई विशेषता नहीं थी। वह केवल अपनी मन की करता था। मंत्री, सेनापति, राज दरबारी या प्रजा से योग्य विद्वान लोग उसको कोई सलाह देते, वह किसी की नहीं सुनता था। एक बार उसके राज में एक संत आते हैं और दिन भर बैठ करके राजकाज को देखते हैं। जब राजकाज को देखते हैं और शाम का समय होता है, राज दरबार का काम खत्म हो जाता है, तो संत वापस से जाने लगते हैं। तो राजा संत से कहता है कि आप जहाँ पर भी जाएं, मेरी बड़ाई कीजिए कि मेरा बहुत अच्छा राजकाज चलाने का तरीका है और मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। आपके शिष्य जहाँ तक जाएं वहाँ पर मेरी प्रसिद्धि किया करें। लेकिन संत कहते हैं कि राजा, आप राज्य के स्वामी नहीं हैं बल्कि रक्षक हैं और आपको अपने राज्य की रक्षा के लिए सभी से सलाह मशवरा करके फैसले लेने चाहिए। राजा जो होता है वह स्वामी नहीं होता और राज्य कभी भी किसी भी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं होती, बल्कि जो राज्य के अंदर पशु रहते हैं उनका भी उस राज्य पर अधिकार होता है। संत ने आगे कहा, राजन, कभी भी अपने व्यक्तित्व के ऊपर किसी तरह का चोला मत चढ़ने देना, क्योंकि वह चोला ही तुम्हें काटने लगेगा। इतना कह करके संत महल बाहर की तरफ चले जाते हैं। और संत क्योंकि ज्ञान दे रहे थे, इसलिए राजा को लग रहा था कि संत जितना जल्दी जाएं उतना अच्छा है। राजा को किसी से ज्ञान की बात सुनने की आदत नहीं थी। तो इस प्रकार से परिचय आपको मिला। अब आप आइए और सुनिए कि कहानी किस तरह से राजा बनाएगा। क्या होता है कि एक बार राजा अकेला शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। उस रोज़ राजा को कोई शिकार नहीं मिलता। शिकार की खोज में शाम हो जाती है तो राजा अपने महल की तरफ वापस चल देता है। लेकिन राजा के अहंकार को चोट पहुंचती है और राजा सोचने लगता है, यदि मैं बिना शिकार लिए महल वापस जाऊंगा तो सारे दरबारी सोचेंगे कि राजा डर गया होगा, जंगल में किसी हिंसक जानवर को दूर से तीर छोड़ा होगा और तीर निशाने पे नहीं लगा होगा, पास जाकर के लड़ने की इसमें हिम्मत नहीं रही होगी, इसलिए राजा खाली हाथ आया है। अब राजा के मन में ग्लानि आ गई, जो उसे महल में जाने में शर्म आने लगी। इसलिए राजा ने सोचा कि एक कहानी मैं बना लूं, जिसको जाकर के महल में सबको मैं सुना दूंगा और फिर लोग सोचेंगे कि अच्छा, यह कारण है जिसकी वजह से राजा खाली हाथ वापस आया है। कहानी बनाने के लिए राजा जंगल में तालाब के पास एक पेड़ के पास बैठ गया और एक अच्छी सी कहानी सोचने लगा। राजा बहुत कोशिश करता, लेकिन कोई ऐसी कहानी उससे बन नहीं रही थी जिस कहानी को वह अपने महल में जाके सभी दरबारियों और मंत्री को सुना करके अपनी झेप भी मिटा सके और अपना नाम भी बड़ा कर सके। राजा सोचता रहा, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अब राजा को चिंता होने लगी। जब चिंता होने लगी तो राजा के दिमाग की जो काम करने की क्षमता थी वह भी कम हो गई। अब राजा के पास एक दिमाग, उसी एक दिमाग में एक हिस्से में अंधेरा होने से पहले महल पहुंचने की चिंता और एक हिस्से में कहानी बनाने के लिए। राजा इतना पढ़ा लिखा तो था कि वह समझ सके कि मनुष्य के मन पर भय के बादल जब छाए होते हैं तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है अपने विचार करने की क्षमता को खो देता है। इसलिए राजा ने सोचा, यदि मुझे एक अच्छी सी बेवकूफ़ बनाने वाली कहानी बनानी है और महल में जाकर के सुनानी है, तो मुझे सबसे पहले अपने दिमाग से जल्दी महल पहुंचने की बात निकालनी होगी। राजा ने फिर वैसा ही किया। वह निश्चिंत होकर बैठ गया और कहानी सोचने लगा। जब राजा को कुछ सूझ में नहीं आया तो राजा ने खुद से कहा, चलो महल चलता हूँ, वहाँ जाकर के कह दूँगा मैंने एक शेरनी को मारा था। जैसे ही मैं उस शेरनी के पास गया तो मैंने देखा कि वह शेरनी तो गर्भवती है
मेरा मन उस शेरनी को मरा हुआ देखकर रोने लगा। मैं बहुत दुखी हुआ कि यह मैंने क्या किया। मैंने एक शिशु को संसार में आने से पहले ही मार दिया। मेरा मन बहुत दुखी था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि हो सकता है कि मरी हुई शेरनी के पेट में जो बच्चा हो वह जिंदा हो, इसलिए मैंने उस शेरनी का पेट फाड़ दिया। यहाँ तक राजा ने कहानी सोच ली। अब राजा ने कहा, अब मैं आगे कहूँगा। मैं कोई दाई का काम तो जानता नहीं हूँ कि उस बच्चे को बचा सकूँ। उस बच्चे को अभी जन्म ही नहीं लेना था, वह बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए शेरनी का बच्चा था तो जिंदा। मेरे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। मैं सोचने लगा, मैं अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं बैठा बैठा सोचता रहा, सोचते सोचते अंधेरा हो गया। फिर मैंने सोचा, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले चलता हूं। महल में इस बच्चे को पालने का काम सब लोग मिलकर करेंगे और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसे जंगल में छोड़ देंगे। यह सोच करके मैंने उस बच्चे को अपने साथ में बांध लिया। राजा खुद से कहता है, नहीं नहीं, अभी बांधा नहीं। देखिए, राजा कहानी बना रहा है। राजा खुद से कहता है, नहीं नहीं, अभी बांधा नहीं। मैंने अपना गमछा उतारा और ज़मीन पर फैला दिया और मैं इस बच्चे को उसमें आरामदायक तरीके से बांध लेता हूँ। तो ऐसा मैंने सोचा, तो इतने में क्या हुआ जिसका मुझे आभास भी नहीं था, वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अब राजा सोचने लगा कि मुझे एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना इसमें जोड़नी है, जिसे सुनानी है, जो किसी ने आज तक सुनी ही नहीं हो। नहीं तो फिर लोग घटना के प्रमाण को खोजने के लिए जंगल में आएंगे और फिर उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तो वे सब लोग मिलकर के आपस में मेरा मजाक बनाया करेंगे। यहाँ यह बात याद रखने की है कि इस समय राजा कहानी बना रहा है और उसके दिमाग से अंधेरा होने की बात बिल्कुल गायब है। राजा अब कहानी में एक आश्चर्य देने वाली घटना को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी वह सोचता है कि कह दूंगा कि अचानक एक चील आई और बच्चे को उठाकर ले गई। फिर राजा सोचता है कि फिर तो लोग सोचेंगे कि राजा ने ध्यान नहीं दिया, शेरनी के बच्चे को चील ले गई। अगर राजा ध्यान देता तो शेरनी के बच्चे की जान बच जाती। फिर राजा सोचता है, कह दूंगा कुछ जंगली कुत्तों का झुंड आया। फिर राजा सोचता है, अगर मैंने ऐसा कहा कि जंगली कुत्तों का झुंड आया और एक नवजात शिशु को उठाकर ले गए तो लोग सोचेंगे कि राजा डरपोक है। खुद को बचाने के चक्कर में एक बच्चे को कुत्ते के सामने छोड़ दिया और राजा कहीं जा कर के छुप गया। राजा बड़े ही असमंजस में था कि क्या जोड़ा जाए जो आश्चर्य पैदा करे। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में जब राजा का दिमाग परेशान हुआ, उसकी एकाग्रता टूटी, तो ध्यान आया, अरे यह तो रात हो गई, जल्दी से महल चलना चाहिए। राजा के मन का विचलन बहुत तेज हो गया। अब और ठहरना राजा के लिए मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन राजा परेशान था। महल जाए तो जाए कैसे, क्योंकि राजा सच नहीं बोलना चाहता था कि आज उसने कोई शिकार नहीं किया है। वह बताना चाहता था कि शिकार तो उसने किया है और शिकार भी एक शेरनी का किया है, लेकिन अब शेरनी का शरीर दिखाने के लिए तो था नहीं कि दिखा दे। इसलिए आश्चर्य और रोमांच पैदा करने वाले एक हिस्से की ज़रूरत थी जो राजा के झूठ को सच बना दे। इतने में ही राजा क्या देखता है कि कुछ लोग मशाल लेकर के जंगल में चल रही हैं। राजा थोड़ा घबराता है और सोचता है शायद ये लोग डाकू होंगे। इसलिए राजा तुरंत अपने घोड़े को एक झाड़ी में बांधकर, जो पेड़ था जिसके नीचे वह बैठा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ जाता है। मशाल लिए हुए लोग उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठ करके वे लोग मदिरा पान करने लगते हैं। उन लोगों को मदिरा पीते पीते आधी रात हो जाती है। उन लोगों के पास कुछ गठरियाँ भी थी। आधी रात के बाद वे लोग अपनी अपनी गठरियों को खोलते हैं। राजा पेड़ के ऊपर से सब देख रहा था। राजा देखता है कि उनकी गठरियों में कीमती सामान था। अब वे लोग उस सामान को आपस में बांटने लगते हैं, तो उनमें से अपने अपने हिस्सों को लेकर के आपस में झगड़े होने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को मरने मारने लगते हैं और उस लड़ाई में 2 लोग मारे जाते हैं। बाकी लोग अपने अपना सामान, अपना अपना हिस्सा लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। जब वे लोग दूर चले जाते हैं तो राजा सोचता है, मैं इन 2 डाकुओं की लाश को अपने साथ लिए चलता हूँ और महल में जाकर के कह दूंगा कि जब मैं शेरनी के बच्चे को अपने अंगोछे में बांध रहा था तो उसी समय मैंने देखा कि कुछ डाकू वहाँ से जा रहे थे। मुझे शक हुआ कि डाकू कहीं मेरे राज्य में चोरी करके तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने उनको ललकारा। वहाँ मेरी मुठभेड़ डाकुओं से हो गई और मैंने 2 डाकुओं को तो मार दिया, बाकी के जो डाकू थे वे भाग गए।
ऐसा विचार आने से राजा अपने आप में बहुत प्रसन्न हो गया और फिर उन दोनों डाकुओं के शव को घोड़े पर रखकर और खुद पैदल होकर अपने भाग्य पर इठलाता हुआ महल की ओर चल दिया। महल जंगल से उस स्थान से दूर था। यूं तो राजा थका हुआ था और कहानी बनाते बनाते निराश भी बहुत हो रहा था, क्योंकि फिर वह जिस पेड़ पर बैठा था उस पेड़ के नीचे डाकू बैठे हुए थे, तो उसकी ऊर्जा का नाश इस डर से भी हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ होने से राजा की ऊर्जा का जो नाश तो हो चुका था, लेकिन किंतु जब राजा ने दोनों डाकुओं के शव को घोड़े पर रखा तो उससे लगने लगा कि अब उसकी झूठी शान बच जाएगी। इसलिए राजा में अचानक स्फूर्ति आ गई और महल की तरफ चलते चलते भोर होने लगी थी, लेकिन अभी नगर आया नहीं था। नगर से थोड़ा पहले राजा के साथ एक अन्य घटना घटती है। रास्ते में राजा को वही संत मिलते हैं जो कुछ समय पहले राजमहल में आए थे। वे संत अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। राजा उन संत को प्रणाम करता है और संत भी राजा को आशीर्वाद देते हैं। इस समय राजा इतनी जल्दी में था कि उसने संत के लिए रुकने का भी नहीं सोचा, लेकिन लोक मर्यादा का ध्यान आने से राजा ने संत से पूछ ही लिया, महाराज आप कहाँ से कहाँ तक की यात्रा पर हैं? लेकिन राजा ने संत और उनके शिष्यों से महल आने की प्रार्थना नहीं की। संत ज्ञानी थे, वे तुरंत समझ गए कि इस समय राजा विचलित है। संत ने राजा के मन को शांत करने के लिए कहा, हे राजन, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये दो लोग आपके घोड़े पर कौन लेटे हुए हैं? राजा ने सोचा, यदि मैं मेरी बनाई हुई इन संत को सुना दूंगा, जो मेरी बनाई हुई कहानी है इन संत को सुना दूंगा, तो संत जहाँ भी जाएंगे मेरी वीरता की कहानी सबको सुनाएंगे और इससे मेरा नाम और मेरा यश दूर दूर तक के लोगों में फैलेगा, क्योंकि राजा को तो झूठा जीवन जीने की आदत थी। इसलिए राजा ने बड़े ही गर्व से कहा, महाराज, संत महाराज, मैं तो शिकार खेलने गया था। वहाँ मैंने एक शेरनी का शिकार किया। वह शेरनी गर्भवती थी, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ महल लेकर जाने वाला था, लेकिन उसी समय वहाँ जंगल में मैंने डाकुओं को देखा तो मैंने उनको ललकारा। फिर क्या था, मेरी और डाकुओं की मुठभेड़ हुई। मैंने इन दोनों डाकुओं को तो मार दिया, बाकी के डाकू भाग गए क्योंकि मैं अकेला था। अब मैं इन दो शवों को महल लेकर जा रहा हूँ। संत राजा की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। राजा की बात समाप्त होने पर संत ने राजा से कहा, राजन, इन डाकुओं के शव को महल लेकर जाने की क्या आवश्यकता थी? इससे आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? और वह शेरनी का बच्चा जो तुमने गर्भवती माँ की पेट से निकाला था, वह अब किस हालत में है? क्या वह बच्चा स्वस्थ है या मृत्यु को प्राप्त हुआ? देखिए, संत ज्ञानी हैं, उन्होंने कहानी को कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। अब ये दो डाकुओं को तो राजा इसलिए लेकर के जा रहा था कि प्रमाण दे सके कि मैंने कुछ किया है, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। अब राजा को इन दो प्रश्नों का क्या जवाब दे? राजा इन दो प्रश्नों का जवाब, क्योंकि संत ने पूछा क्या दे, उसने शेरनी और उसके बच्चे के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया था। अब उसको चाहिए था कि वह कहे कि दिन भर तो मेरा युद्ध ही होता रहा इन डाकुओं से, इसलिए मैं शिकार नहीं कर पाया, मैं इन दो को मार के ला रहा हूँ। वहाँ तक की तो बात सही थी, वहाँ तो राजा पूरी तरह से बच जाता। लेकिन जो उसने झूठ पे झूठ जोड़ा था, शेरनी को भी मारा, शेरनी के बच्चे को भी बचाया, डाकुओं से भी लड़ा, अब उसके पास में दिक्कत वाली बात आ गई थी, क्योंकि उसने बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दिया था। क्योंकि राजा के महल का वातावरण होता ही ऐसा है, भला राजा से कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या? लेकिन अभी तो राजा के सामने एक संत खड़े थे, उनका चिंतन तो प्रश्न और उसके उत्तर खोजने का ही होता है। संत का काम ही यही होता है। जब राजा को कोई जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने संत से प्रार्थना की, महाराज, इनको जंगल में छोड़ने का भी क्या लाभ, इसलिए मैं इनको महल लेकर जा रहा हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो कृपया आप सलाह दीजिए। राजा ने सोचा, क्या पता संत महाराज कोई उचित सलाह दे दें, और यहाँ पे राजा ने शेरनी का शिकार और उसके बच्चे की बात को गोल कर दिया, क्योंकि इस समय राजा बुरी तरह फंसा हुआ था। इसलिए उसको जीवन में पहली बार सलाह लेने के लिए प्रार्थना करनी पड़ रही थी। संत ने राजा से कहा, राजन, इन शवों को यहीं छोड़ दो और जाकर अपने सेनापति से कहो कि जो डाकू तुमने मारे हैं वो डाकू यहाँ पड़े हैं। वे आपके सेनापति यहाँ पर आएं और डाकुओं की पहचान करवाएं। राज्य की और राज्य की प्रजा की सुरक्षा का जिम्मा सेनापति का होता है। राजन, यह तुम्हारे सेनापति का कर्तव्य था कि वे और उनके सहायक इन डाकुओं को पकड़ते और तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते।
लेकिन तुमने अपनी वीरता से उनका काम किया है, बाकी का काम उनको करना चाहिए। और रही बात शेर और शेरनी के बच्चे की, तो राजन यह काम तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम इस राज्य के रक्षक हो। राजा को संत की बात अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे कहानी से शेरनी और शेर और शिकार पर प्रश्न सब खत्म हो गया था। अब प्रमाण सामने दिख रहा था दो। कोई भी विश्वास करेगा कि राजा ने कई डाकुओं से युद्ध किया और पूरा दिन युद्ध करता रहा है, भले ही उसको आज पहली बार किसी से सलाह मांग करके लेनी पड़ी थी, वरना आज से पहले सभी दरबारी बिना मांगे सलाह तो दिया करते थे और राजा सभी की बातों को अनसुना किया करता था। अब राजा जो था बिल्कुल तरोताज़ा हो गया और गदगद होकर उसने संत से अपने महल में चलने की प्रार्थना की, क्योंकि ये संत का उपकार था। जो रात भर से जो तनाव था राजा को, पूरा का पूरा दूर हो गया। अब राजा गर्भवती शेरनी के शिकार और उसके बच्चे के पैदा होने की अंश को उस अपनी बनावटी कहानी से धीरे धीरे हटता हुआ देख रहा था। अब राजा को समझ आ चुका था कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञानी व्यक्ति की कितनी आवश्यकता होती है। राजा भली प्रकार से जान चुका था कि ज्ञानी और बुद्धिजीवी ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उनका हमारे बीच में रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान वही प्राप्त करता है जिसे सुनना आता है। जो लोगों की सुनता है, सुनना भी एक अपने आप में कला है। यदि आप 1 महीना ऐसी आदत डाल लें कि कोई कुछ बोल रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। यह कहानी यूँ तो काल्पनिक है, आपको सुनाने के लिए बनाई हुई है और अथक प्रयास से बनाई हुई है, लेकिन फिर भी इससे एक मॉरल निकलता है, एक शिक्षा यह मिलती है कि यदि हम झूठ को गढ़ेंगे तो झूठ को हम कितना भी गहरा से गहरा गढ़ते चले जाएंगे। हम जानते हैं कि वह झूठ है, इसलिए हमें उसके ऊपर कम विश्वास होगा, और बात सच होगी तो वह चाहे कितनी सामान्य हो, हम जानते हैं कि वह बात सत्य है, इसलिए उसके ऊपर हमें पूरी प्रामाणिकता के साथ में विश्वास होगा। इसी आशा के साथ में कि यह कहानी आपको पसंद आएगी, आप अपने परिवार, अपने मित्र, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इस कहानी को शेयर करेंगे, और जो आपने अपना बहुमूल्य समय इस कहानी को सुनने में दिया, देखने में दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।